वेलकम टू बिगडन क्लासेस। आप सबका बिगडन क्लासेस में फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डिस्कस किए थे वो किए थे बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। आज के लेक्चर में हम उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हमने आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी भी पढ़ा दिया था और क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी भी पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर 1 जरूर देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ताकि उसको पूरी क्लियरिटी के साथ चीजें समझें। तो चलो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि चार्ज के नेचर वगैरह के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। हमने कहा था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज के इफेक्ट, मतलब कि फोर्स के बारे में, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस पर आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। किस चीज पर जिक्र करने वाले हैं? तो इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है कूलम्ब्स लॉ, उस पर बात करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है उसको देखेंगे। जो चार्जेस के बीच इंटरेक्शन होता है उनके लिए जो लॉ दिया गया है वो लॉ है कूलम्ब्स लॉ। जैसे कि तुम सिंगुलरली ऐसा जानते हो कि अगर दो सेम नेचर के चार्ज प्लस और प्लस को एक साथ रखते हैं तो प्लस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण होता है। ये चार्ज ए और ये कोई चार्ज बी है, इस दोनों को अगर हम किसी दूरी पर रखें, नियत दूरी r, समझ रहे हैं ना, और ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, दोनों प्लस चार्जेस हैं, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। किसी नियत दूरी r पर रख दिया हमने, फिक्स दूरी r, और इसको जब हम छोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। चार्जेस का अगर तुमने नहीं देखा होगा रिलेशन, तो मैग्नेट का जरूर है। तुम ऐसा जरूर समझ जानते हो या देखे होंगे अपने रियल लाइफ में कि दो मैग्नेट्स, जैसे कि चार्ज के केस में प्लस और प्लस है, उसी तरह से मैग्नेट के केस में नॉर्थ और नॉर्थ, ये पोल होता है मैग्नेट। अगर दो सेम पोल को एक साथ लाओगे ना तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब रिपेल करने का मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, दूर फेंकेंगे। और ऑपोजिट पोल जब मैग्नेट में होता है, मतलब एक नॉर्थ पोल और दूसरा मैग्नेट का साउथ पोल अगर एक साथ लाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी तरह से चार्जेस के साथ भी सेम होता है। चार्जेस के साथ क्या सेम होता है कि अगर दो सिमिलर नेचर के चार्जेस को एक साथ लाओ, सिमिलर नेचर मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव को एक साथ लाओगे तो ये एक दूसरे को धक्का देता है, मतलब अपने से दूर करना चाहता है। इस नेचर को हम कहते हैं रिपल्सिव, रिपल्सिव नेचर का। किस नेचर का कहते हैं? रिपल्सिव। तो रिपल्सिव नेचर शो करता है कब? जब चार्जेस प्लस और प्लस, या दूसरा पेयर अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस को एक साथ लाओगे तो ये पेयर भी एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब अपने से दूर की ओर धक्का देगा। इस तरह के सिचुएशन को कहते हैं रिपल्सन ऑफ चार्ज। इसके बाद है, ये तो था रिपल्सन। अब अट्रैक्शन क्या होता है चार्जेस के बीच, तो ये देखा गया कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरे नेगेटिव चार्ज को एक साथ लाया जाए, ये दूरी r या कोई भी दूरी रखते हैं, d मान लेते हैं दूसरे केस में, किसी भी दूरी d पर रखो, तो ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, ये भी अपनी ओर खींचेगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर दो सिमिलर चार्जेस को एक साथ लाओगे, ये सिमिलर का केस है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दो ऑपोजिट पेयर को एक साथ लाओगे तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है चार्जेस के इंटरेक्शन का। लेकिन कितने मैग्नीट्यूड से करेंगे ये बात, जैसे कोई भी दो चार्जेस एक दूसरे के नजदीक अगर हम रखें तो वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ये बात कौन बताएगा कि उस दोनों का नेचर क्या है। अगर दोनों का नेचर सिमिलर है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर दोनों का नेचर ऑपोजिट है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो आकर्षण का जब दोनों की चार्जेस की नेचर जो है वो अलग हो, मतलब प्लस माइनस का पेयर या माइनस प्लस, दोनों एक ही बात है। प्लस माइनस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है, ये अट्रैक्शन का नेचर पता करना या रिपल्सन का नेचर पता करना
कि दो सेम नेचर के जो चार्ज होंगे प्लस प्लस या माइनस माइनस वो एक दूसरे को रिपेल करने का मतलब है अपने से दूर की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन जब दोनों ऑपोजिट नेचर के हों तब क्या होगा, तो दोनों ऑपोजिट नेचर के चार्ज हों तो देखो यहाँ पे दिया गया है वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, ये इजीली बता दिया गया। लेकिन एग्जैक्टली अगर हमें चार्ज कितना है ये भी पता हो, जैसे इस पर मान लेते हैं कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, इस पर कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज है और उनके बीच की दूरी कुछ दी गई है, तो एग्जैक्टली फोर्स कितना लगेगा, मतलब हम उस इंटरेक्शन स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेंगे। इस पर जो रिसर्च है वो कूलम्ब दे रहा है। तो कूलम्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच फोर्स कितना लगेगा वो निकाल सकते हो तुम कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब लॉ के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा इसमें हम लोग इस चैप्टर में पूरे के पूरे कूलम्ब्स के जो फोर्स पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, मतलब समझने वाले हैं। इसमें पूरा आप यही समझेंगे कि दो चार्जेस के बीच फोर्स क्या है, या दो से अधिक चार्जेस रखे हैं तो वेक्टर से हम निकालेंगे, देखेंगे कि उन पर रिजल्टेंट फोर्स क्या है, समझ रहे हो। तो देखो आज इसी चीज को हम लोग करेंगे। तो कूलम्ब फोर्स वैसे समझो तो अगर क्या देता है तो कूलम्ब्स लॉ है इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखो ये क्या है कूलम्ब लॉ। तो आज पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। तो मान लो कि हेडिंग डालो सब लोग कूलम्ब लॉ। अब देखो कूलम्ब लॉ क्या है, कूलम्ब लॉ कहता है, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है एक तरह से। और ये लॉ कहता है कि अगर तुमने कोई दो चार्ज लिया है किसी भी नेचर का, पहले ले लो, कह रहा है वो कोई दो चार्ज ले लो, एक Q1 और दूसरा Q2, दोनों चार्ज को किसी दूरी r पर रखो, दोनों चार्ज को किसी दूरी r पर रखो। Q1 और Q2 कैसे चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऐसा लिया, कहा कि Q1 इज द फर्स्ट पॉइंट चार्ज, कैसा पॉइंट चार्ज है, फर्स्ट पॉइंट चार्ज है। दूसरा हम लिए Q2, ये है सेकंड पॉइंट चार्ज। और फिर R को उन्होंने दोनों के बीच की दूरी को लिखा, तो R को हम लिखेंगे सेपरेशन बिटवीन, क्या लिखेंगे, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस के बीच की दूरी को हम क्या बोलने वाले हैं, R। तो देखो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, उनके बीच की दूरी R है। अब क्या है कि हम अभी नेचर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ नहीं, हम एक जनरल कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनको हमने R दूरी पर रखा, हम सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं। क्या पता करना चाहते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो उन्होंने क्या करा कि फर्स्टली एक रिलेशन निकालने के लिए उन्होंने क्या करा कि Q1 और Q2 को में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, जैसे कि पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, बाकी Q2 को फिक्स रखा, दूरी को भी फिक्स रखा, इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे, Q1 के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे। सपोज हमने स्टार्टिंग में Q1 को 1 माइक्रोकूलम कर दिया, फिर 2 माइक्रोकूलम कर दिया, फिर 3 माइक्रोकूलम कर दिया। तो हमने देखा कि अगर 1 माइक्रोकूलम था Q1 तो हमारा फोर्स सपोज आ रहा था 10 न्यूटन, जैसे ही 2 कर दिया तो 20 आने लगा, फिर 3 माइक्रोफैराड कर दिया, माइक्रोकूलम कर दिया तो फोर्स कितना बन गया, 30 न्यूटन। मतलब कि जैसे जैसे Q को बदल रहे हैं, जैसे Q को 2 गुना कर दिया, 1 से 2 कर दिया तो फोर्स कितना हो गया, 3 गुना कर दिया तो 30। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि अगर Q1 हमारा बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, Q1 बढ़ेगा तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। क्यों प्रोपोर्शन, मतलब सेम अनुपात में बढ़ेगा। जैसे अगर हमने 1 से 2 कर दिया चार्ज 1 को तो फोर्स भी 1 से 2 हो गया, मतलब 10 से 20 हो गया। 1 से 3 कर दिया तो फोर्स भी 10 से कितना हो गया, 30 हो गया। तो इस कंक्लूजन पे उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दिया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली सीधा सीधा संबंध रखता है फर्स्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से। हम अभी मैग्नीट्यूड की इसलिए बात करेंगे, डायरेक्शन के बारे में हम अभी कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं पहले कि फोर्स का मैग्नीट्यूड किस तरह से प्रोपोर्शनल किस तरह से प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 और दूरी के साथ। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमने देखा है। इसी तरह से दूसरी बार क्या किया गया, Q1 को फिक्स रखा गया, जैसे इस साइड हमने इसको फिक्स रखा था, Q2 को फिक्स रखा, दूरी को फिक्स रखा। ये एक्सपेरिमेंट बस समझने के लिए है, फिर हम लॉ समझा लेंगे कि क्या है।
थोड़ा सा रियल फील लाने के लिए हम बस छोड़ते हैं। दूसरा फिर इसको मिला देंगे पूरे पूरे ऑब्जर्वेशन को। Q2 दूसरी बार Q2 पर चेक करते हैं। Q1 को फिक्स रखा, इसके मैग्नीट्यूड को और दूरी को फिक्स रखा। Q1 को फिक्स रखेंगे, इनकी दूरी को फिक्स रखेंगे। Q1 को फिक्स रख दिया, इनकी दूरी को भी फिक्स रख दिया, और इनकी दूरी को फिक्स करने के बाद बचा क्या R, सॉरी R को भी फिक्स कर दिया। अब बचा वेरिएबल कौन, Q2 को हम बदल सकते हैं, उन्होंने Q2 को बदल दिया। सेम प्रोसेस फिर से दोहराएंगे। Q1 1 माइक्रो कूलम था, तो उन्होंने फोर्स कुछ 10 देखा होगा, फिर 2 करके देखा तो 20 हो गया, 3 करके देखा तो 30 हो गया। इसका मतलब ये था कि फोर्स जो है वो दूसरे मैग्नीट्यूड, दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड पर भी सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q2 के मैग्नीट्यूड पे। इतनी बातें क्लियर हो। अब इस पर हमको प्रोपोर्शनल देखना है, तो दूरी पर किस तरह से निर्भर करता है। तो चार्जेस को फिक्स रखकर दूरी को चेंज करके देखा पहले चार्जेस को फिक्स रख दिया दोनों चार्ज को, और दोनों चार्ज को फिक्स रखने के बाद उन्होंने दूरी में चेंज करके देखा। दूरी में चेंज कराने का मतलब पहले दूरी को 1 सेंटीमीटर रखा और फिर फोर्स कैलकुलेट किया, फिर 2 सेंटीमीटर करने के बाद फोर्स कैलकुलेट किया, 3 सेंटीमीटर करने के बाद फोर्स कैलकुलेट किया। तो वो प्रोपोर्शनलिटी है। मान लो कि 1 सेंटीमीटर जब दूरी रखा था उन्होंने, चार्जेस तो सेम है, जब दूरी उन्होंने 1 सेंटीमीटर रखा तो मान लो 5 न्यूटन का फोर्स निकल कर आ रहा है। जब दूरी को 2 सेंटीमीटर करके रखा तो 5/4 आने लगा, 5/4 आने लगा। जब दूरी को 3 सेंटीमीटर कर दिया उन्होंने तो 5/9 न्यूटन का फोर्स मिलेगा। 4 किया तो 5/16 न्यूटन का फोर्स आने लगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है तुमको कि 5/1 का स्क्वायर दूरी का स्क्वायर, यहाँ पे 5/2 की दूरी का स्क्वायर है, 5/3 की दूरी का स्क्वायर। मतलब कि दूरी जो चार्ज के बीच की दूरी होगी उनके इनवर्स स्क्वायर के बराबर नहीं है। मतलब कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ऑब्जर्वेशन। देखो ये कितनी समझ आएगी ये ऑब्जर्वेशन, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। मतलब ज्यादा मायने इसलिए रखता है कि आपको रियल फील देगा, आपको क्वेश्चन में एक रियलिस्टिक फील आएगी कि ऐसे बनाए। लेकिन जिनको ये नहीं समझ आ रहा हो एक्सपेरिमेंट, तो वो ज्यादा चिंता भी नहीं करेंगे। उसको क्या करना है, जो हम लॉ सीखेंगे उसको याद करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो सिंपली ये दूरी को इस तरह से बढ़ाएगा। तो उन्होंने यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाला कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो उनके दूरी के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। समझ आया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है, अब 3 कंक्लूजन हमको निकल कर आता है कूलम्ब्स लॉ के लिए, कि वो ये आता है कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चार्ज उस दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। क्योंकि दोनों अगर हम कंबाइन करें इसको तो हम ऐसा तो जरूर नहीं बोल सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा उसका स्ट्रेंथ या उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों इंडिविजुअल चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच की दूरी के साथ। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया गया कूलम्ब्स लॉ। उन्होंने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस magnitude of force between two charges, BW का मतलब between two charges is directly proportional to product of charges, charges and inversely proportional to the square of separation between them. Square of separation between them. ये तुम्हारा कंप्लीटिंग ऑब्जर्वेशन को लॉ करती है, और ये क्या कहता है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है
वो उन दोनों, ये हम मिटा देते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट टाइप करा था इसको। वो कहता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो उन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर्स के सेपरेशन के स्क्वायर। आया बात समझ? तो हम ये कहेंगे, अर्थात किसी को लैंग्वेज वाइज एक ये पॉइंट है तुम्हारा, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट कहता है यही लॉ कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r से। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस को, तो यू विल गेट अ सिंगल इक्वेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। और हम जानते हैं कि कहीं भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन एक्सपेरिमेंटली पता किया, डिस्प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता की जाती है। तो इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी, कूलम्ब्स की प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट k का प्रयोग किया जाता है। अब ये हो जाता है k q1 q2 by r²। इसको कूलम्ब्स का फोर्स कहते हैं, कूलम्ब फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। F बराबर k q1 q2 by r²। हमेशा ये याद रखना चाहिए किसी को, ठीक है। F बराबर क्या होता है? k q1 q2 by r²। ठीक है, k को कहते हैं कूलम्ब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कूलम्ब्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या कहते हैं? कूलम्ब्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है 1/4 by एप्सिलॉन नॉट के बारे में लिखेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। ये यूनिट के साथ एकदम रटा हुआ होना चाहिए सॉरी। तो k का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। और इसी को हम 1/4 by एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है उस पर ही बात करते हैं। पहले यहाँ तक सबको नोट कर लेंगे, स्क्रीन को पॉज करेंगे इसी सिचुएशन में और नोट करेंगे टोटली। इसके आगे देखो, नोट करो और देखो, फिर आगे इस पर हम आगे बात कर रहे हैं k की वैल्यू और एप्सिलॉन वेक्टर की वैल्यू। तो k की वैल्यू में देखा, k की वैल्यू होती है वो 1/4 by एप्सिलॉन नॉट और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। अब देखो आगे, k को तुमने देखा किस रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को तुमने देखा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। अब देखो अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें, एप्सिलॉन नॉट ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे कुछ लोग e नॉट लिख देते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना है। इस एप्सिलॉन सिंबल के साथ, इसको कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सिंबल के साथ यहाँ नॉट का मतलब होता है वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन का को डिनोट करने के लिए इसको कहते हैं परमिटिविटी, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और फ्री स्पेस का मतलब ही होता है वैक्यूम। तो किसी वैक्यूम की परमिटिविटी और परमिटिविटी क्या है वो समझेंगे अभी। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालना है, वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये सब याद होना चाहिए विथ यूनिट, ठीक है। 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट और डायमेंशन के साथ अगर याद है तो और अच्छी बात है, अदरवाइज आपको डायमेंशन लिखने आना चाहिए। जैसे अगर तुम्हें यूनिट पता है और यूनिट को डायमेंशन के रूप में कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए। जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे दो वैल्यूज को याद रखेंगे कि न्यूटन पहला होता है k का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब भी 12th में कूलम्ब्स लॉ पूछा जाए तो इतने एक्सप्लेनेशन तक जरूर लिखेंगे, कम से कम इतने एक्सप्लेनेशन तक
2 मार्क्स में भी पूछा जाए तो, क्योंकि ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। डेफिनेशन के बाद उसके जितने भी कांस्टेंट उसमें यूज हुए, के का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू, वो सभी पूरा लिखना है, ठीक है। इसके बाद f बराबर, ये हमने सीखा कि f बराबर क्या होता है, k q1 q2 बाई r स्क्वायर। दूसरा जो हमने कहा कि इसके यूनिट में क्या है, इसके यूनिट का डायमेंशन वगैरह पूछा है, यूनिट और डायमेंशन में इंटरेस्ट होता है एग्जामिनेशन में। तो जैसे कि अगर तुमसे पूछ दिया यूनिट ऑफ k, तो वो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हमसे डायमेंशन ऑफ k पूछ दिया तो डायमेंशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डायमेंशन हम लोग याद भी रखते हैं। जैसे न्यूटन का हम एक स्टैंडर्ड डायमेंशन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा याद रखते हैं m l t माइनस t, इसके डायमेंशन को हमेशा याद रखते हैं, ठीक है। और कूलम के डायमेंशन को हम इजीली याद रखते हैं AP से, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था चार्ज के। और मीटर का तो कुछ है नहीं, मीटर स्क्वायर है, इसको किससे रिप्लेस करोगे, l स्क्वायर से। तो जहां जो चीजें आई हैं डायमेंशन में, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर को डायमेंशनल फार्मूले में बदलना है, तो न्यूटन के जगह पर क्या रखोगे, ml t minus 2, this is equal to force, and l is what, this is equal to l square, meter square means l2, and कूलम के लिए एक ही रखोगे और इसका दोनों का 2 पावर करोगे, ये हो जाएगा ml, l ये l3 हो जाएगा, t के साथ अगर ये ऊपर चला जाए तो t पर माइनस, ये +2 और ऊपर जाकर -2, ये -2 के साथ जुड़कर t -4, a के बारे में अगर बात करें तो ऊपर जाकर a -2, ये इसका डायमेंशन है। ये डायमेंशन ऑफ क्या लिखा हमने, k लिखा, ये k का डायमेंशन है, क्लियर। अब k के डायमेंशन को अगर तुमने पता कर लिया है तो ये बात इजीली ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, k और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जस्ट उल्टा है, तो डायमेंशन भी क्या होगा, उल्टा। तो इसीलिए जब एक याद है तो दूसरे को लिखने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट अगर तुमको लिखना है तो तुम चीजों को पलट लो पाओगे। ये हो जाएगा m -1 l -3 m t + 4 n a 2, देखिए ये डायमेंशन हो गया इसे। इस तरह से ये कूलम्स के मैथमेटिकल फॉर्म k q1 q2 बाई r स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन था। k का वैल्यू कितना होता है, 9 न्यूटन की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे याद होना चाहिए, जैसे हमको न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, एकदम फ्लुएंटली याद होना चाहिए कि जैसे ही कोई कूलम्स लॉ पूछे तो दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 बाई f बराबर k q1 q2 बाई r स्क्वायर होता है। k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 न्यूटन की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। फिर इसी के साथ तुम इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दोगे, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इट्स वैल्यू इज 8.85 न्यूटन की पावर -12 कूलम स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। ये यहाँ तक हमने कूलम्स का मैथमेटिकल फॉर्म, या इसी को स्केलर फॉर्म में कहा जाता है, क्योंकि ये हम अभी इसमें डायरेक्शन के बारे में कोई चीज नहीं कर रहे। अभी तक जो हम कूलम्स लॉ बता रहे हैं उनमें डायरेक्शन के बारे में हमें कोई चीज नहीं कराया, लेकिन हमने ये तो जान लिया ना कि अगर सेम नेचर के चार्ज है, रिपल्सन होगा, ऑपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन होगा, ये जान लिया। इसके आधार पर अभी कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, फिर देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है कूलम्स लॉ का, क्योंकि एक ही साथ अगर दोनों फॉर्म पढ़ा दें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए पहले स्केलर फॉर्म को लगाना सीख लेते हैं, फिर वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ हमने जो देखा वो देखा स्पेशली F बराबर k q1 बाई k q1 q2 बाई r स्क्वायर। ओके, अब इसको आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेंगे सारी चीजें, ठीक है। अब देखोगे कि तुमने जो अभी कूलम्स लॉ सीखा है मैथमेटिकल फॉर्म, वो सीखा k q1 q2 बाई r स्क्वायर। F बराबर सीखा है k q1 q2 by r square. This is the mathematical form of Coulomb's law. This is the mathematical form. और ज्यादातर जगहों पर बुक्स वगैरह में k का एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे लिखा रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमने पढ़ाया ही नहीं, ये होगा q1 q2 by r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस q1 एंड q2, गॉट इट। और k का वैल्यू हमें पता है। अब मान लो कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इससे, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो तुमको और क्लियरिटी आएगी कि कैसे हम क्वेश्चन मतलब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मॉड क्यों है, मतलब हमें अपनी साइंस से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ क्या निकालते हैं, हम यहाँ स्पष्ट लिख भी देते हैं, दिस इज कॉल्ड
ये कूलम्ब के नियम का स्केलर फॉर्म है, ठीक है, क्या है स्केलर फॉर्म, एंड दिस विल ओनली गिव यू द आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड बिटवीन द टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये तुमको दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का आइडिया देगा। समझ गए बात को? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो तुम इजीली समझो। अभी इस क्वेश्चन नंबर 1 जैसे तुम्हें दिया गया है एक चार्ज यहाँ 2 माइक्रो कूलम्ब का, इनके बीच की दूरी मान लो 20 सेंटीमीटर, अभी मीटर नहीं देते 2 मीटर। दूसरा चार्ज यहाँ दिया गया 3 माइक्रो कूलम्ब, कितने का 3 माइक्रो कूलम्ब। तुमसे पूछा जाए फाइंड फोर्स बिटवीन दैट, इसको हमने QA कह दिया, इसको हमने QB कह दिया, इसकी दूरी को R लिया। यहाँ दो चार्जेस है, एक 2 माइक्रो कूलम्ब और दूसरा क्या है 3 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। ये दूरी कितनी तक की गई है 2 मीटर, तो दूरी है 2 मीटर, चार्ज है 2 माइक्रो कूलम्ब, यहाँ है 3 माइक्रो कूलम्ब। अगर तुमको इसके बीच फोर्स निकालना है, क्या निकालना है फोर्स, और हमें डायरेक्शन के साथ निकालना है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट डायरेक्शन के साथ मांगना चाहें तो हम ऐसे बोलेंगे, देखो क्वेश्चन क्या मांगा जाता है, हम कहेंगे कि A चार्ज पर B के द्वारा लगने वाला फोर्स निकालिए, फाइंड फोर्स ऑन A, फाइंड फोर्स ऑन A, फोर्स ऑन A, A मतलब चार्ज A, फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू चार्ज B, ड्यू टू चार्ज B, चार्ज B के कारण A पर लगने वाला फोर्स बताइए, चार्ज B के कारण A पर लगने वाला फोर्स। ये तुम्हारा चार्ज A है, ये B है जो कितना है 3 माइक्रो, A कितना है 2 माइक्रो। तो चार्ज B के द्वारा A पर लगने वाला फोर्स हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। दो पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स निकालने के लिए हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ। अब देखो ये दूरी कितना दिया है 2 मीटर, तो सारा डाटा दिया है, एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, उनके बीच की दूरी मीटर में ही दी है, मतलब सब कुछ पड़ोसा हुआ है। बस आपको थोड़ा सा गणित करना है, गणित करोगे आंसर। F बराबर हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को हम निकालते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अगर हम बात करेंगे तो K Q1 is given, that is QA, Q2 is given, that is QB, right, and the distance between them is given, that is 2 meter. So you will use the equation K Q1 Q2 by R square, and Q1 is what 2 microcoulomb, Q2 is what 3 microcoulomb. Understood? So put the value of K. K will be 9 into 10 to the power 9 Newton meter square by Coulomb square. No need to place the unit here. मतलब आपको कभी भी यहाँ यूनिट रखने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन के लिए, जब सभी यूनिट्स आपके असाइन हैं। तो फर्स्ट टाइम हम एक बार करके दिखाते हैं बस। K Q is what 2 माइक्रो। कल ही हमने कराया था माइक्रो एक प्रीफिक्स है जिसका मान 10 की पावर -6 होता है। हम माइक्रो की वैल्यू को नहीं रख सकते क्योंकि हमारा यूनिट नहीं है ना, तो माइक्रो की वैल्यू को याद रखना है। QB कितना है 3 माइक्रो, तो माइक्रो की वैल्यू रखो इतना इनटू कूलम्ब डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर करेंगे। दूरी कितना है 2 मीटर, 2 मीटर का स्क्वायर कर लो, 2 मीटर यहां रखो और इसका स्क्वायर कर देना। अब जो चीजें सॉल्व होने वाली मैथमेटिकली सॉल्व करो उसको। देखो -6 और -6 काटोगे तो कितना हो गया 10 पर पावर -12 में से 9 को काटो, -6 -6 जोड़ के हो गया -12, उसमें से 9 को काटो 10 पर पावर -3 बचेगा। कितना बचेगा 10 पर पावर -3 बचेगा। फिर बाकियों को अब कैलकुलेट करो, वो पावर वाला तो कहानी से सॉल्व हो गया। अब बचा 9 इनटू, अच्छा मीटर वगैरह को भी काट लिए, मीटर वगैरह को कूलम्ब स्क्वायर थे, एक इसका वाला कूलम्ब एक इसका वाला कूलम्ब भस्म हो गया। अब बचा क्या मीटर स्क्वायर यहाँ और एक मीटर स्क्वायर यहाँ, इस मीटर स्क्वायर से इसका मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो ये मीटर खत्म, ये मीटर बचा सिर्फ क्या न्यूटन वही चाहिए था क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन ही चाहिए, न्यूटन बच गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, 9 की न्यूमेरिकल वैल्यू को रखो, 9 के बाद आ गया तुम्हारा 2, फिर आ गया 3 और 10 पर पावर -3 बचा हुआ है, और नीचे 2 का स्क्वायर करोगे 4, जो छटने वाला इसको काटो 2, 9 27 बटे, this will be equal to 27/2 will be remaining and -3,
10 raised to the power minus 3 Newton. So if you will calculate this value 27 by 2, 27 and half मतलब half का वैल्यू कितना होता है 13.5 into 10 to the power minus 3 Newton. This will be the value of magnitude of force between the charges Q and QB. Clear? ये तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को हमने देखा यार, QA एंड QB के बीच जो फोर्स लगेगा ना उसको देखा। अब क्या है कि ये पूछ क्या रहा है कि वेक्टर के तौर पे पूछ रहा है कि ये तो हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा कितना लगेगा। अब एक कुछ चीजें हैं जो हम इसी में थ्योरी के रूप में ही पढ़ेंगे एक्चुअली। तो एक्चुअली ये है कि QA को देखा हमने, QB को भी देख लिया। अब ये है QA, ये पूछा कि चार्ज A पर लगने वाला फोर्स निकालो। तो अब ऑब्जर्वेशन करेंगे A और B के नेचर, A और B के नेचर। A B वाले को उधर धक्का देगा कि तुम मेरे से दूर हो, क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर मतलब रिपल्सन, सिमिलर नेचर मतलब रिपल्सन। तो ये अपने से दूर इधर की ओर धक्का देगा, आया बात समझ? और ये वाला अपने से दूर इधर की। अब हमसे जो पूछा जा रहा था वो A पर पूछा जा रहा था। इस डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं? ये तुम्हारे हाथ के लिए लेफ्ट वर्ड, कौन सा डायरेक्शन है? लेफ्ट। और ये कौन सा है? राइट। सो अगर आंसर करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे A पर जो है फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन। एंड अवे फ्रॉम द चार्ज B, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसीलिए इसको अब वेक्टर के साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जब देना होगा तो हम देखो ऐसे लिखते हैं, फोर्स किस पर निकालना है भाई? तो A पर। तो पहले लिखेंगे फोर्स ऑन A, FA। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन A किसके कारण? B के कारण। ऐसे तीन लगना है। अब इसका मीनिंग क्लियरली समझना जरूरी है, जो कि ऊपर बताते हैं। ऊपर देखो, ऊपर देखो मतलब बोर्ड के ऊपर देखो, है ना? आसमान नहीं देखने वाले। यहाँ तक रहने देते हैं जहाँ हमने कैलकुलेट करा था। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे हम फोर्स, इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, फोर्स ऑन A ड्यू टू B पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? फोर्स ऑन A, फोर्स ऑन A किसके कारण? ड्यू टू B। तो लिखोगे फोर्स ऑन A ड्यू टू B। A पर फोर्स किसके कारण? B के कारण। इस तरह से लिखा जाता है। और ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 13.5 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। किधर की ओर लग रहा है? तो लेफ्ट वर्ड। किधर की ओर? लेफ्ट वर्ड। तो तुम लिखोगे कि लेफ्ट वर्ड लग रहा है। दूसरा तरीका ये भी था बताने का, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर डायरेक्शन बताना ही था तो ऐसे भी लिखते तो कोई असत्य नहीं होता। अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम B, away from charge B, because it is repulsive. So repulsion always act away from the charge. Got it? इस तरह से हम कूलम्ब्स के नियम का यूज करते हैं। अब देखो कुछ आसान से क्वेश्चन इस पर आधारित और एक दो करा देते हैं ताकि और क्लियरिटी आए कूलम्ब्स लॉ में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखाएं। तो अब एक बात तो समझ आ गई कि मैग्नीट्यूड जब सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस के रूप में देकर पूछा जाए तो सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, के बक्से में मॉड में बंद करेंगे Q1 Q2 को और नीचे R स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्लियर? देखो दूसरा है, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर लेंगे। ठीक है, और बार बार एक से दो बार प्ले करके भी देखने से शायद ये क्लियर हो जाए। अगर किसी को भी दिक्कत है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया इसमें। बट फिर भी अगर स्टिल किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक से दो बार प्ले करके देखें। देखो दूसरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जिनको नहीं समझ आया, जिनको समझ आया वो भी समझने की कोशिश जरूर करें। देखो जैसे ये एक आसान सा क्वेश्चन है, जैसे अगर 6 माइक्रोफैराड माइक्रो कूलम्ब का एक चार्ज Q1 है सपोज, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा चार्ज
8 माइक्रो कूलम का रखा गया, -8 माइक्रो कूलम का, ये चार्ज Q है। कौन है? Q है। इस बार तुमसे पूछा गया फाइंड फोर्स ऑन चार्ज 2 मतलब Q2 ड्यू टू Q1। अब देखो फोर्स बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सिर्फ नहीं बोला है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोलता ना तो कोई टेंशन ही नहीं था, हम कि Q1 Q2 भाई आर स्क्वायर कर देते, कहानी खत्म हो जाती। वो फोर्स लिख रहा है, फोर्स सिंपल कहने का मतलब आपसे फोर्स वेक्टर की बात कर रहा है। यू नीड टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो आप क्या करोगे? फिर से कॉलम्स लगाओगे, मैग्नीट्यूड फर्स्ट कैलकुलेट करोगे and the firstly you will calculate magnitude that will be equal to k q1 q2 का mod value divided by r square। हम माइनस यूज नहीं करेंगे, mod value इसको कैलकुलेट करेंगे, k का मान रखोगे। ये बहुत ही आसान है। अब हम यूनिट वगैरह नहीं रखेंगे क्योंकि सभी को ऐसा यूनिट में है। अच्छा देखो, तो r हमारा ऐसे यूनिट में है क्या? नहीं है ना। r को ऐसे यूनिट बनाना चाहिए, r की सीरीज यूनिट करनी है तो सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, r को पहले थोड़ा सा बदल देंगे। बदलने का मतलब इसको मीटर में बदल देंगे। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 0.2 मीटर कर दें। आया समझ? कर दिया हमने 0.2 मीटर। अब स्क्वायर की जगह पे 0.2 रखेंगे, वैल्यू कैलकुलेट 9 × 10⁻⁴ 9 रखा हमने k की जगह पर, q1 की जगह पर 6 माइक्रो की जगह पर -6, फिर q2 की जगह पर 8 क्योंकि हम माइनस नहीं लेने वाले, मैग्नीट्यूड की बात करें। -6 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर इज 0.2 × 0.2। इतना करना है। और काटना कुटना तो सबको आता है, समझ रहे हो ना? काटना कुटना सबको आता है ना। गणित में जोड़ घटाव गुणा सबको आता हो, तो इसमें हम क्या है, जोड़ घटाव गुणा करना है, आगे न्यूटन लगाना है क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? फोर्स। तो फोर्स निकालने तो न्यूटन को तो आना जरूरी है। तो F बराबर लिखेंगे और कैलकुलेट करने के लिए देखो 6 6 12। बहुत सारे लोगों को पावर में कैलकुलेशन होता है जिनका बेसिक बहुत ही गलत है, तो वो अपने पावर वगैरह को सही कर लेंगे। चश्मा के पावर को नहीं, गणित वाले पावर को सही करेंगे, -6 वाले। ठीक है, तो ये -6 जोड़ोगे तो 10 पावर -12, -12 में से 9 को घटाओगे कितना आ जाएगा? 10 पर पावर -3 बच जाएगा। 12 में से 9 गया, -3 बच गया। ठीक है, और 9 6 1 पॉइंट ये होगा, 1 पॉइंट ये होगा, तो 1 शून्य और जाएगा। 2 शून्य और गया तो इससे 2 से घट गया तो बचा 1 शून्य बस माइनस। 3 से ये बस में जाएगा, 3 2 से ये 4 से कट जाएगा। 9 3 4 बच गया, 9 × 3 × 4 बचा और -1 पावर में बचा। कितना न्यूटन? गुणा कर लेंगे 9 और 3 और 9 सच है 4 दिया 12 12 9 108, 12 नहीं थे 108। 108 में एक पावर नकारात्मक है, माइनस में है ऋणात्मक, तो ये हो गया तुम्हारा इतना न्यूटन। मैग्नीट्यूड 10.8 न्यूटन लगेगा। कितना लगेगा? 10.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यहाँ तक किसी को कोई मतलब समस्या हो तो कर क्या सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने डिस्कस कराया था उसमें समस्या आ रही है, तो आई विल हेल्प यू, ट्राई टू हेल्प यू कि कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो मेरा सपोर्ट है। अभी फिलहाल ये समझ आ गया। इसके बाद है ये तो मैग्नीट्यूड है, हमसे पूछा गया Q2 पर फोर्स निकालिए Q1 के कारण। ये है Q2 और ये है Q1, ये है दूरी तुम्हारा। अब ये बात समझ आ गई, ये रहा तुम्हारा प्लस और ये रहा माइनस। दोनों की प्रकृति है विपरीत। विपरीत वाले एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर खींचते हैं। विपरीत वालों में क्या होना है? आकर्षण। तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, मतलब Q2 को Q1 अपनी ओर ऐसे आकर्षित करेगा। इसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे? 2 पर लगने वाला बल 1 के बराबर। आया समझ? तो हमको चाहिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर रख चुके हैं, ये इतना न्यूटन। किसकी ओर? तो टुवर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 की ओर।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हमने दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स और उनके डायरेक्शंस के बारे में भी ऑब्जर्वेशन करा यूजिंग द कॉन्सेप्ट कि चार्जेस सेम नेचर के हो तो क्या होता है और अपोजिट नेचर के हो तो क्या होता है। नेक्स्ट क्या है वो देखो। एक और कॉन्सेप्ट है इसी में हम समझेंगे, वो है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब तृतीय नियम सबको पता है ना कि सामने वाले को थप्पड़ मारोगे, सामने वाला उसके रिएक्शन में एक थप्पड़ जो है वो भी मारे, ऐसा कुछ है ना। एक्चुअली वो ऐसा कुछ है, एक्शन और रिएक्शन सुनी होगी ऑब्वियस सी बात है, गलत में तो सुना तो जरूर होगा कि एक्शन रिएक्शन के उसका क्या यूज है यहाँ पर से एक्चुअली वो देखो। जैसे कि अगर दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जैसे 1 वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पे है। ये वाला चार्ज इसको जो बल देगा मतलब जितना फोर्स इस पर लगाएगा F/2 ड्यू टू 1 उतना ही बल ये भी न्यूटन के तृतीय नियम से इसको और विपरीत दिशा में देगा। ये होगा F/1 ड्यू टू 2 F/1 ड्यू टू 2। बात समझे? एक्शन रिएक्शन में ये दोनों अब ऐसा हमेशा ऐसा संबंध का पालन करेंगे कि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल एंड डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, बिकॉज बोथ आर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अब एक पर फोर्स लगाने का मतलब है दूसरे पर तो निकाल ही रहे हैं क्योंकि वो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा एंड डायरेक्शन वाइज विपरीत होगा। समझ आया यहाँ तक? अब यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमने सीखा आज बस बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स, मतलब कूलम्ब्स के बेसिक फॉर्मूले को हम Q1/Q2/r² को कैसे यूज करें, इस पर आधारित और भी क्वेश्चंस करेंगे। शायद आज के लेक्चर में जितना हो पाए उतना करेंगे और फिर तो टोटल 12 के सभी लेक्चर्स को करते रहने के लिए, टोटल 12 के सभी लेक्चर्स को करने के लिए अभी से जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ और आपका ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, देखो आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा मैकेनिक्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव लेवल जेईई और नीट के टाइप का आ गया। एक्चुअली ये 12th की बेसिक 12th का ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ऐसा से बेसिक वगैरह में कुछ ऐसे क्वेश्चंस का इंटरेस्ट होता है तो हम उस पर आधारित ही करेंगे। और 12th एक बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन ये कुछ ऐसा पूछा गया है कि कोई दो चार्जेस हैं, मान लो कि ऐसे इनिशियली एक रस्सी है जिसकी लंबाई L है, रस्सी की लंबाई क्या दी गई है L, और दो रस्सी हैं जो म्यूचुअली पहले कहीं इस सिचुएशन में थी। देखो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, दो चार्जेस आइडेंटिकल चार्जेस, दिस इज आल्सो Q, दिस इज आल्सो Q, both are suspended with the help of string of length L। ये दोनों स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है L। इनिशियल फिगर अगर तुम इसका देखोगे तुम ऐसे समझ सकते हो कि L लंबाई की दो रस्सियां हैं, उन दो रस्सियों के सहारे से दो चार्ज इक्वल Q एंड Q लटका हुआ जबरदस्ती पकड़ के रखे। जैसे ही छोड़ेंगे सिमेट्रिकल मास होने के कारण ये भी M और ये भी M है, जैसे ही हमने छोड़ा यहाँ पे सिमेट्रिकल मास है तो ये सिमेट्री के साथ ऐसे लटकेगा, क्यों? रिपल्सन हो ना, तो इसलिए जैसे ही छोड़ेंगे वो एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर जाकर ऐसे लटकेगा। तो सिंपल सा बात समझो कि अगर तुम इसको जैसे ही छोड़ोगे तो ये रस्सी जाकर ये दोनों जाकर ऐसे, जैसे ही हमने इसको छोड़ा ये दोनों ऐसे जाकर लटकेगा। बात समझ रहे हो? जैसे ही तुमने चार्जेस को छोड़ा ये दोनों जाकर ऐसे लटकेगा और सिमेट्री के कारण ये एंगल दोनों जो होगा वो क्या बनाएगा? थीटा बनाएगा। तो सिमेट्री के कारण ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। इधर वाला भी थीटा होगा तो इधर वाला भी थीटा होगा। आज हम दोनों हाथों से लिखने का भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। इधर वाला भी थीटा होगा तो इधर वाला भी थीटा ही होगा। बात समझ आई? तो ये Q1
जैसे ही हमने चार्जेस को छोड़ा, देखो आज हम दोनों हाथ से लिख कर दिखा सकते हैं, ये दोनों को जैसे ही छोड़ोगे यहाँ गया इक्विलिब्रियम पे, ये दूरी कुछ ना कुछ x बना, इधर से ये दूरी क्या बना x बना, ये लेंथ l, ये भी l। तुमसे थीटा वगैरह में रिलेशन वगैरह फाइंड आउट करना या टेंशन निकालने बोले। अब देखो मास है अगर चार्ज पे तो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आकर्षण नहीं होगा, तो इस चार्ज को ऊपर लिख देते हैं। मास के कारण नीचे की ओर क्या लग रहा होगा भाई, तो mg। ठीक है, इस रस्सी में क्या आएगा, तनाव, कोई आजकल तनाव मुक्त है नहीं, तो रस्सी भी क्यों है, तो रस्सी में क्या होगा, टेंशन थे इस तरह से। इस एंगल को हम अब सिमेट्री से किसी एक साइड के चार्ज पर अगर हम इक्विलिब्रियम लगा देंगे तो न्यूटन की थर्ड लॉ से तो दूसरे पर इक्विलिब्रियम ऐसा, तो दोनों पे जाने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे mg, यहाँ कहीं टेंशन। अब ये दूरी अगर हमारा x या जो भी तुम्हारे लिए दिया हुआ रहेगा वो मान लो x मान लो। अब देखो किसी भी समय इक्विलिब्रियम को ये y एक्सिस मान लो, ये x एक्सिस, और कोई फोर्स लगता हुआ दिख रहा है क्या, अरे कूलम्ब्स फोर्स तो लिया ही नहीं है, ये q1 और ये q2, ये दूरी कितना x और x 2x, तो रिपल्सन कूलम्ब्स के कारण इधर की ओर लगेगा, ये चार्ज q है, ये भी q, धक्का देगा दूर q, कितने फोर्स देगा k q1 q2 बाई r स्क्वायर। ये भी लिख लो k q1 बराबर है q2 भी बराबर है, स्क्वायर हो गया, और r के जगह पर 2x का होल स्क्वायर। इसको हम लोग तोड़ेंगे ताकि जनरल फार्मूले को कहीं भी लगा कर सके, इसीलिए इसको इक्वेशन मान लो 1। अब देखो हम चाहते हैं y में एक बार इक्विलिब्रियम और एक बार चाहते हैं x में इक्विलिब्रियम, एक बार y में और एक बार x में। ध्यान से देखो, जिसको ये फोर्स तोड़ना आ गया और बेसिक थोड़ा भी इक्विलिब्रियम वगैरह आता है उसके लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ गए ना। तो सिंपल सा साइंस है, इसको मिटा लेते हैं पहले। देखो इसके इक्विलिब्रियम का मतलब है इस डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है, ये टेंशन T, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये T ये थीटा तो ये T cos थीटा, और ये T sin थीटा। इक्विलिब्रियम पे T cos थीटा किसके बराबर, mc के बराबर। आई बात समझ में, तो एट इक्विलिब्रियम तुम एक बार लिखोगे T sin थीटा विल बी इक्वल टू mg। दूसरी बार लिखोगे, ओह सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, T sin थीटा इसके बराबर होगा, तो ना क्या लिखोगे k क्यूब स्क्वायर बाई 2x का होल स्क्वायर। दूसरा क्या लिखोगे, y में, ये क्या है, ये x में लिखना, ये जो लाए हैं हम कहां से लाए हैं, fx बराबर 0 से, मतलब हमारा x में समेशन 0 होगा वहां से। दूसरी बार y में 0 लिखोगे, fy बराबर 0। दूसरा इक्वेशन कहां से प्राप्त होगा, fy से। हमारे पास जगह का थोड़ा अभाव है तो हम यहां से इधर की ओर आ जाते हैं और फिर से लिखते हैं पहला इक्वेशन, f t sin थीटा विल बी इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर। दूसरा लिख सकते हैं t cos थीटा इज इक्वल टू ये y में इक्विलिब्रियम के लिए mg, किसके, mg। हमसे जनरली थीटा, इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगा और वो पूछा जाएगा, चाहे थीटा रहे कभी x मिसिंग रहे, तो हम इस दोनों इक्वेशन का हेल्प लेकर सॉल्व कर सकते हैं। और थीटा जब भी पूछा जाए, अगर मान लो कि थीटा मिसिंग रहे तो हमेशा प्रथम और सेकंड को विभाजित कर देना, मतलब डिवाइड कर देना, t कट जाएगा आसानी से, अब तुमको दिखेगा tan थीटा बराबर k क्यूब स्क्वायर 2x उनके बीच की दूरी है इनटू mg, ये हो गया थीटा के लिए आंसर। इस लाइन को सिर्फ याद रखने से पुट करने की क्षमता अगर तुम्हें होगी तो जरूर है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे इजीली। यहाँ तक हम आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, कल फिर कूलम्ब्स लॉ से थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। ये तो रहा बेसिक आइडिया।
कल हम लोग इस तरह से कि कूलम्ब्स लॉ का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मतलब दो चार्जेस के केसेस में कैसे उनके बीच फोर्स निकालते हैं, और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे इक्विलिब्रियम बिटवीन दो चार्जेस के। तो जिन लोगों ने वीडियो देखा है या नहीं देखा है वो लोग भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12th के बच्चों जो भी 12th या जेईई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए शेयर करेंगे, ठीक है। और बाकी जो ऑफलाइन सेंटर पर ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लासेस में ऑफलाइन सेंटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपको जो फ्रंट हमने लगा होगा उस पर नंबर उपलब्ध है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको ऑफिस के नंबर पे ऑफिस आना विजिट करने के लिए। तो आप सभी ज्वाइन करेंगे रेगुलर क्लासेस और इसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर कल मिलते हैं हम। कल हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि दो चार्जेस के बीच जो होता है अगर कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना है तो वो कैसे होता है, ठीक है। ओके बाय।